जी, इसके बावजूद 2024 के चुनाव में आप लोगों ने 400 पार का, एनडीए ने 400 पार का नारा दिया, मगर ऑपोजिशन ने संविधान बदलने की बात जो कही, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक थोड़ी चिपक गई। और आप यूपी में अगर लें तो उम्मीद थी कि 2019 से भी ज्यादा आंकड़े आएंगे, मगर आप लोग 33 सीटों में सिमट गए। क्या लगता है क्या हुआ, कहां गलती हो गई? देखिए, इंडी गठबंधन विदेशी पैसों के बल पर उन्होंने इतना दुष्प्रचार किया। किसी ने संविधान बदलने का दुष्प्रचार किया, किसी ने आरक्षण समाप्त करने का दुष्प्रचार किया, किसी ने कोई अन्य दुष्प्रचार किया। तमाम प्रकार का दुष्प्रचार करते करते इन लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का और डिजिटल मीडिया का भी का माध्यम बना करके इन्होंने उस समय जो कुछ भी दुष्प्रचार किया था, जनता को चुनाव के बाद उसका एहसास हो पाया। और आज आप देख रहे होंगे फिर से जनता जनार्दन उनको जवाब दे रही है। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ था, भले ही लोकसभा चुनाव में 50% सीटें उन्होंने पाई थी, 50% बीजेपी ने पाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ वहां सरकार बनाने में सफल हुई। महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने उस समय सफलता प्राप्त की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वहां फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार, एनडीए की सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के अंदर 9 उपचुनाव हुए, 9 में से 7 भारतीय जनता पार्टी पाई और मात्र 2 पे इंडी गठबंधन सिमट करके रह गया है। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। इसलिए आज के दिन पर उनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, जनता उनकी वास्तविकता समझ चुकी है और ये भी जानती है कि संविधान की प्रति लेकर के घूमने वाले लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, जिन लोगों ने संविधान का गला घोंटने का काम किया था, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान में संशोधन करते रहे, ये वही लोग हैं। अब ये बहुत दिनों तक ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे भारत की राजनीति में। तो योगी जी, अगर इस बात को आगे बढ़ाएं तो 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, हमारे मुद्दे तो बहुत साफ हैं जी। हमें विरासत और विकास को आगे बढ़ाना है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ाना है, सुरक्षा का बेहतर माहौल देना है, सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 2027 के चुनाव में भी आगे बढ़ेगी और फुल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार फिर से यूपी के अंदर बनाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे के अलावा और कौन से मुद्दे उठाएंगे? मैंने कहा ना, विरासत भी है तो विकास भी, वेलफेयर की स्कीम भी है। हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला, इन सभी के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार अपना कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो आपके एलाइज हैं वो कितने महत्वपूर्ण रहेंगे? मैं देख रहा था आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको आगे बुलाया, आपने राजभर जी की बात करी। सभी लोग मंत्रिमंडल के भाग हैं, तो मंत्रिमंडल में सभी लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं और यहाँ पे सभी लोग आए थे। तो मंत्रिमंडल के सामने जब फोटोग्राफी की बात आई तो हमने कहा भी हमारे सभी सहयोगी दलों के लीडर्स भी सामने आ जाए। तो ये माना जाए हम साथ साथ हैं, सभी लोग साथ में हैं, आगे साथ रहेंगे। आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में एक शानदार जीत की बात करी, बहुत बड़ा कमबैक रहा और बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री रही दोनों जगह। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ी जीत रही। आपने एक नारा दिया उन दिनों, बटोगे तो कटोगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये नारा आपके कहां से आया, कैसे सोचा और इसका अर्थ थोड़ा समझाएं हमको। देखिए, मैं हरियाणा चुनाव के दौरान मथुरा मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। रात्रि को मैं मथुरा में था, सुबह मुझे वहां पर आगरा में दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। दुर्गादास राठौर मध्यकाल में एक बहुत प्रतापी सेनापति थे, जोधपुर
राजा के, तो स्वाभाविक रूप से उस समय दुर्गादास राठौर के बारे में कहा जाता है कि जब जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह को औरंगजेब परास्त नहीं कर पाया, उन्होंने उनके साथ समझौता किया और समझौते में इस बारे में कहा कि भाई आप अफगानों पे हमला करिए, मैं पीछे से आपकी सहायता करूंगा। राजा जसवंत सिंह जी जब अफगानों पर हमला करने के लिए निकले तो इसी में धोखे से औरंगजेब ने पीछे से हमला किया और राजा जसवंत सिंह उस युद्ध में शहीद हुए। उनका पुत्र अजीत सिंह साथ में था, रानी साथ में थी। जब सेनापति दुर्गादास राठौर ने देखा कि राजा को मारने के बाद अब ये राजकुमार को मारना चाहते हैं, तो उन्होंने राजकुमार और रानी को ले जाकर के एक आश्रम में उन्हें रखा और फिर वहां से उनको दूर लेके चले गए। जब राजकुमार अजीत सिंह बड़े हुए तो उन्होंने फिर जोधपुर का राजा उन्हें बनवाया। 91 वर्ष की उम्र तक दुर्गादास राठौर जोधपुर में रहे। उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया और उज्जैन चले गए, वहीं उन्होंने अंतिम श्वास ली। उस पूरी परंपरा के प्रति राठौर तेलीय परंपरा, तेलीय जाति से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आगरा में वो मूर्ति लगाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग समुदायों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। हम लोगों ने दोनों समुदायों को बुला के बात की, अंततः समझौता हुआ, फिर मूर्ति स्थापित हुई। तो उसी में मैंने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक रहोगे सेफ रहोगे के माध्यम से पूरे देश को इसके साथ जोड़ने का संदेश दिया है। और मैं मानता हूं महाकुंभ का भी यही संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा देश। देश अखंड रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित है तो हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पंथ भी सुरक्षित रहेगा। और सुरक्षा है तो समृद्धि अपने आप आएगी। मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा था कि आपके पहले कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व की, उसका आपको जनता ने आपको दोबारा बहुत बड़ी जीत दिलाई। इस कार्यकाल में आपकी बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, हमने जो कहा सो करके दिखाया है। जो पहले भी कहा गया था कि मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है। और मुझे लगता है कि जब व्यक्ति का आचार और विचार में साम्यता होती है तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद उसके साथ में होता है। जनता को सुरक्षित माहौल चाहिए, नौजवान को रोजगार चाहिए, किसान को अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए अवसर चाहिए, हर बहन और बेटी को सुरक्षा चाहिए, हर व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार कर सके, उसके लिए जॉब डूइंग की व्यवस्था हो। ये डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है, उसका लाभ बीजेपी को प्राप्त होगा। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लोगों ने देखा आपके पहले कार्यकाल में, एक कठोर एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपने दृढ़ निश्चय किया वो करके दिखाया। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कैसे इवॉल्व किए हैं पहले कार्यकाल से दूसरे कार्यकाल में? देखिए, मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य नागरिक हूं, एक सामान्य साधु हूं। हमारे साधु परंपरा के, संतों और योगियों की परंपरा की जो दिनचर्या होती है उसका पालन करता हूं। हाँ, कठोरता से उसका पालन स्वयं के ऊपर करता हूं। तो जब मेरे ऊपर लागू होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। अगर मैं स्वयं उसका लागू न करूं तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश इन सबसे वंचित होगा, लेकिन मैं उसको कठोरता से अपने ऊपर लागू करता हूं तो उसका लाभ यूपी को प्राप्त होता है। योगी जी, आपने अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार जीत की बात करी, अभी चुनाव है दिल्ली का, आप मैदान में उतरे हैं, आपने आते ही हिंदुत्व की बात करी, समाज को जोड़ने की फिर एक कोशिश की है। इस बार क्या लगता है बीजेपी की सरकार 26 साल के बाद प्रयागराज में है ना? जी? आप प्रयागराज में हैं? बिल्कुल। प्रयागराज में माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का संगम की त्रिवेणी है। जी।
यहाँ की यमुना जी में और दिल्ली की यमुना जी में अंतर देखिए। यहाँ की यमुना जी में आप आचमन भी ले सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। क्या दिल्ली में ये संभव है? और मैं यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने देश को धोखा दिया है, दिल्ली वासियों को धोखा दिया है, राजधानी वासियों के साथ धोखा किया है। आप देख सकते हैं वहां पर यमुना जी को गंदे नाले में बदल दिया है। उसका दुष्परिणाम दिल्ली वासी तो भुगत ही रहे हैं, हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासी भी भुगत रहे हैं। ये तो बाद में जब हम लोग आगे आते हैं, चंबल, केन, बेतवा और अन्य नदियों का पावन जल यमुना जी में मिलता है, तो इतनी दिव्य नदी आती है और फिर इसमें ट्रीटमेंट के प्लांट हम लोगों ने जगह जगह जो लगाए हैं, उसके परिणाम सामने हैं कि इतनी अविरल और निर्मल यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी दिखाई देती है। अन्यथा इन लोगों ने जिस प्रकार की स्थिति पैदा की है, ये केवल नदी नहीं, ये तो भारतीय संस्कृति के साथ इन्होंने इसी प्रकार का धोखा किया है। यही धोखा इनका भारतीय संस्कृति के प्रति भी है। केजरीवाल जी ने पलट के कहा है कि जो है वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ भेजना चाहते हैं ताकि वो योगी सरकार को कुछ टिप्स दे सके कि एजुकेशन में कैसे चेंजेस। उनका एजुकेशन मिनिस्टर यूपी में आए तो यूपी से कुछ सीख करके जाएगा। यूपी के अंदर देखना है, याद रखना, उनको याद रखना होगा, यूपी का एजुकेशन का बजट उतना है जितना पूरे दिल्ली का बजट है। उनका 78,000 करोड़ का बजट है और यूपी का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट केवल एजुकेशन का है। पूरे दिल्ली का टोटल बजट 78 से 80,000 करोड़ का है और यूपी का 1 लाख से 1,20,000 करोड़ का अकेले एजुकेशन का बजट है। तो यहां आकर के वे हमें क्या सिखाएंगे, वे यहां से सीख के जरूर चले जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि जैसे मैंने संगम में मां गंगा, यमुना और सरस्वती की इस त्रिवेणी में डुबकी लगाई है पूरी कैबिनेट के साथ, उनको भी जाना चाहिए, एक बार वो भी डुबकी लगाएं तो अच्छा रहेगा।